हमारा टाइम हो चुका है, तो लेट है वो लेट रहेंगे। हम शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है पंचम पाठ, पर्वतराज हिमालय, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ हिमालय के विषय में ये चैप्टर है। ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले थोड़ी बहुत बात पिछले चैप्टर की मैंने कर लूं, क्योंकि मैं अगले गुरुवार यहाँ पर बारिश थी तो हम लेक्चर ठीक से नहीं ले पाए थे, तो उसका वीडियो मैंने भेजा था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है। तो आशा करता हूँ आज ये लेक्चर खत्म होने के बाद उस वीडियो को आप देखोगे और वो चैप्टर पूरी तरह से समझोगे, और उसके विषय में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। चलिए आज हम शुरू करते हैं। पर्वतराज हिमालय, साथ में पढ़ना है इदम सर्वनाम शब्द, यानी कि इदम नाम का एक शब्द तो सर्वनाम शब्द है। पर्वतराज हिमालय, हिमालय को पर्वतराज कहा गया, एक विशेषण का उपयोग किया गया है क्योंकि वो पर्वतों का राजा माना जाता है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। भारत की कई सारे राज्यों की सीमा उस पर्वत पर है और कई सारे देश उसकी सीमा पर है, तो उसको हम आज देखेंगे। तो भ्राता कथयति भगिनी प्रति, यानी कि अपनी बहन को, भगिनी यानी कि बहन, अपनी बहन की तरफ देखकर वो बात कर रहा है कि तुम एतत् किम करोमि, कि तू ये क्या कर रही है। तो भगिनी कहती है, यानी कि अपनी बहन बोलती है, भ्राता यानी कि भाई और भगिनी यानी कि बहन। तो भगिनी कहती है भ्रातम प्रति अग्रजम प्रति, अग्रज यानी कि बड़ा भाई, संस्कृत में बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, और छोटा भाई हो तो उसे अनुज कहते हैं। अगर बड़ी बहन है तो उसे कहते हैं अग्रजा, और छोटी बहन है तो उसे कहते हैं अनुजा। ये शब्द को याद रखना। तो भगिनी अग्रजम प्रति यानी कि अपने बड़े भाई की तरफ देखकर कहती है अहम भारतस्य मानचित्रम रचयामि, मानचित्र यानी कि नक्शा, कि मैं भारत का नक्शा बना रही हूँ, रचयामि उसे बना रही हूँ, वो चित्र बना रही है। और किसका चित्र बना रही है? कि भारत के मानचित्र यानी कि भारत के नक्शे का, वो भारत का पूरा मैप बना रही है। भ्राता कथयति, भाई कहता है कि चित्रे किम किम दर्शयसी, कि तू चित्र में क्या क्या बताएगी, यानी कि चित्र तो बनाती है लेकिन उस चित्र में तू क्या क्या बताएगी। सब कुछ हम नहीं बता सकते एक ही चित्र में, क्योंकि हमें इतना सारा याद नहीं होता। तो वो अपनी बहन को पूछता है कि तू चित्र में क्या क्या दिखाएगी, क्या क्या प्रदर्शित करेगी। जैसे कि आप एसएस में कोई मैप एग्जाम दे रहे तो उसमें कहते हैं ना कि ये शहर बताना है, इस राज्य की राजधानी क्या है ये बताना है, इसमें प्रमुख उद्योग क्या है ये बताना होता है, कहाँ कहाँ है, ऐसे ऐसी कोई चीजें इसमें बतानी होती है। तो भगिनी कहती है, यानी कि बहन बोलती है स्वदेशस्य, स्व यानी कि अपना, देशस्य यानी अपने देश के पर्वतान पर्वतों को, नदी ही यानी कि नदियों को, नगराणी यानी कि शहरों को, च दर्शयामी यानी कि मैं अपने देश के पर्वत, नदी और शहरों को दिखाऊंगी। यानी कि हमारे देश के मुख्य मुख्य यानी कि प्रमुख जो पर्वत है, प्रमुख जो नदियां है, प्रमुख जो शहर है, वो सारी चीजें मैं इसमें दिखाऊंगी। तो भ्राता कथयति शोभनम, अच्छा शोभनम यानी कि जैसे हम किसी के कार्य से खुश होते हैं क्या कहते हैं, गुड। तो ऐसे संस्कृत में शब्दों का उपयोग किया जाता है शोभनम, शोभनम। किम जानसी पर्वतराज हिमालय कुत्र शोभते, क्या तू जानती है, किम जानसी यानी क्या तू जानती है कि पर्वतराज हिमालय, यानी कि पर्वतों का राजा हिमालय, कुत्र शोभते कहाँ है, कहाँ विद्यमान है, कहाँ वो सुशोभित है, यानी कि हिमालय कहाँ पर आया हुआ है, क्या तू ये जानती है। तो भगिनी कथयति यानी कि बहन कहती है सतु उत्तर दिशायाम स्थितः अस्ति, यानी कि वह तो, सह यानी कि वह, कोई किसको बताया गया, हिमालय को, कि सतु उत्तर दिशायाम, कि वह तो उत्तर दिशा में
स्थित है, यानी कि वो उत्तर दिशा में है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है। अस्माकं पुस्तके हिमालयस्य वर्णनम अस्ति, कि हमारे पुस्तक में हिमालय का वर्णन है। पठामह तावत, कि उसे हम पढ़ते हैं, कि उसे पढ़िए। तो कहते हैं, आगे कहते हैं कि हिमालय अस्माकं भारत मातुः गर्वोन्नतम मस्तकम इव शोभते। शब्द को ठीक से पढ़ो। क्या कहते हैं? हिमालय अस्माकं भारत मातुः गर्वोन्नतम। गर्वोन्नतम, उसमें शब्द है गर्व प्लस उन्नतम, ये संधि है। गर्व प्लस उन्नतम। मैंने पिछले साल आपको संधि सिखाई थी, तो उसमें मैंने एक नियम आपको सिखाया था कि अ या आ के बाद उ की मात्रा आए तो शब्द बनता है ओ। जिसका एग्जाम्पल है, मानो कि सूर्य प्लस उदय, तो हम क्या बोलते हैं? सूर्योदय। महा प्लस उदय, तो हम बोलते हैं महोदय। प्रश्न प्लस उत्तर, तो हम बोलते हैं प्रश्नोत्तर। तो इसी तरह से यहाँ पर शब्द है गर्व, व के अंदर स्वर है अ, और उसके बाद शब्द है उन्नतम। तो अ के बाद उ आया, इसलिए शब्द बना ओ, इसलिए शब्द बना गर्वोन्नतम। यानी कि हिमालय अस्माकम, हिमालय हमारे, भारत माता के, गर्वोन्नतम यानी कि गर्व से ऊंचा हुआ, उन्नतम यानी कि ऊंचा, मस्तक इव शोभते, यानी कि हिमालय हमारी भारत माता का गर्व से ऊंचा हुआ मस्तक है, इस तरह से शोभता है, इस तरह से विद्यमान है। यानी कि किसी बात से हम खुश होते हो, हम गर्व से मस्तक ऊंचा करते हैं ना, इसी तरह से हिमालय हमारे भारत देश का ऊंचा मस्तक है, गर्व से ऊंचा किया हुआ मस्तक है, ऐसा बताया गया है। आगे कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय उत्तर दिशायाम स्थित अस्ति, कि पर्वतराज हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, कि भारत की चारों दिशाओं में उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है। तीन दिशाओं में समुद्र है। तीन दिशाओं की सीमा देखो, मानो के पश्चिम, तो जहां पर हम रहते हैं तो गुजरात में की पश्चिम दिशा खत्म होती है समुद्र पर, द्वारिका। पूर्व दिशा देखो तो वहां पर जगन्नाथपुरी, वहां पर पूर्व दिशा, या फिर कलकत्ता देख लो तो वहां पर पूर्व दिशा खत्म होती है, तो वहां पर भी समुद्र है। दक्षिण दिशा तो वहां पर कहां पर खत्म होती है? रामेश्वर, तो वहां पर भी समुद्र है। यानी कि भारत माता की चार दिशा देखो तो तीन दिशाओं में, पूर्व पश्चिम और दक्षिण, वहां पर समुद्र है, और एक उत्तर दिशा में, तो वहां पर पर्वतराज हिमालय है। ये याद रखना। आगे कहते हैं अत्र संपूर्ण वर्षम हिमम वर्षति, यहाँ पर पूरे साल, संपूर्ण वर्ष यानी कि देखो, वर्ष यानी कि साल नहीं, वर्ष का मतलब दो होता, साल भी होता है और वर्ष यानी कि देश भी होता है। तो ये किन शब्दों के साथ उपयोग किया गया है ना, उसके अनुसार उसका अर्थ निकालना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि अत्र संपूर्ण वर्षम हिमम भवति, यहाँ पर पूरे साल हिम यानी कि बर्फ होती है। तो यहाँ पर वर्ष का मतलब है साल। अगर लेकिन हम ऐसा वाक्य कहीं पर है कि भारत वर्ष अतीव सुंदर, तो भारत साल बहुत सुंदर, ऐसा नहीं, तो वहां पर हम कहेंगे भारत देश बहुत सुंदर है। तो शब्द के अनुसार उसका अर्थ निकलता है, वो याद रखना। वर्ष का मतलब साल भी होता है और वर्ष का मतलब देश भी होता है। तो ये दोनों याद रखना कि भारत वर्षे एष महापुरुष अस्ति, ऐसा कहा गया तो भारत देश समझो कि भारत देश में ऐसे महान पुरुष है। लेकिन अत्र वर्ष पर्यंतम वर्षा भवति, तो हम समझेंगे यहाँ पर साल भर पूरे बारिश होती है। तो शब्द के अनुसार उसका अर्थ समझना चाहिए। यहाँ पर कहा अत्र संपूर्ण वर्ष, यहाँ पूरे साल, हिमम भवति, पूरे साल बर्फ होती है, यानी कि हिमालय को आप कभी भी जाओ तो वहां पर बर्फ होती है। अतः
अयम हिमालय कथ्यते, इसीलिए इसको हिमालय कहते हैं। उसमें दो शब्द है, हिम यानी कि बर्फ और आलय यानी कि घर। बर्फ का घर इसलिए उसे कहा गया हिमालय, हिम का घर। जैसे कि हम कहते विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। भोजनालय, तो भोजन जहां मिलता है उसका घर भोजनालय। जैसे कि देवालय, पुस्तकालय। आलय का मतलब होता है वो जगह जहां वो चीज मिलती है। विद्या का आलय यानी कि जहां विद्या मिलती है वो जगह। पुस्तकालय जहां पुस्तक मिलते है वो जगह। भोजनालय जहां भोजन मिलते है वो जगह। देवालय जहां देव मिलते वो जगह। इसी तरह यहाँ पर कहा गया हिमालय, जहां पर हिम मिलती है, यहाँ पर बर्फ ज्यादा होती है, इसीलिए उसे कहा गया हिमालय के। अतः अयम हिमालय कच्चते, यानी कि यहाँ पर साल भर बर्फ होती है, इसीलिए इसको हिमालय कहते हैं। हिमालय से क्रोडे काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुरम, असम आदयः भारतस्य प्रदेशाः सन्नति। यानी कि हिमालय के पास में क्रोडे यानी कि उसकी सरहद जहां पर होती है, कहां से लेकर हिमालय, किन किन राज्यों में हिमालय की सरहद है जहां पर हिमालय लगता है, तो कौन कौन से राज्य, देखो कि काश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर, वहां पर हिमालय है। फिर बताया गया हिमाचल प्रदेश, वहां से निकल कर वो हिमाचल प्रदेश में भी है। फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी हिमालय का भाग है। मेघालय, मेघालय भारत का एक पूर्व में बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर भी हिमालय का भाग है। मणिपुर और असम, यानी कि मणिपुर और असम में भी उसका भाग है, और कुछ भाग उसका सिक्किम में भी है। सिक्किम भी अब भारत का एक राज्य है, जो पहले एक स्वतंत्र देश था, भारत का भाग है, तो उसमें भी हिमालय का भाग आता है, यानी कि बहुत बड़ा पर्वत है वो। तो ये सारे राज्यों से हिमालय की सीमा निकलती है। भारतस्य प्रदेशाः सन्ति, यानी कि हिमालय इन सारे प्रदेशों में उसका भाग है, यानी कि हिमालय के नजदीक में ये सारे राज्य है। ये बात याद रखना, कौन कौन से राज्य याद रखना। अब राज्य तो इन सारे हैं, लेकिन अब देश भी कौन कौन से है हिमालय में, क्योंकि नेपाल भूटान च प्रतिवेशिनो देशस्तः, नेपाल और भूटान प्रतिवेशनो देशस्तः, नेपाल और भूटान पूरा देश इस हिमालय के अंदर ही आ जाता है। हिमालय के सिवा वो देश कहीं पर है ही नहीं, पूरा देश हिमालय में आ गया। उसके पास जमीन का तो नीचे का कोई भाग है ही नहीं, पूरा देश उस पर्वत पर ही है। तो वो दोनों देश उसके अंदर ही है, प्रतिवेशनो है कि वहां पर ही स्थित है। और भी कई देश है, देखो भारत के तो ये राज्य आप समझ लिए, नेपाल और भूटान पूरे देश इसके अंदर है, और कुछ हिस्सा मानो कि भारत में है, कुछ हिस्सा उसका चाइना में है, कुछ हिस्सा उसका तिब्बत में है, कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान के पास भी है। तो इन सारे देशों में भी हिमालय का कुछ हिस्सा है। जैसे कि हम कहते हैं कि हिमालय में दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में कहा जाता है, लेकिन है हिमालय में। इसी तरह भारत का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर कहते हैं कंचनजंगा, जो भारत में है। तो वो याद रखो कि हिमालय में कई सारे राज्य भी है, और कई हिमालय की सरहद पर कई सारे देश भी है। दुनिया की सबसे ऊंची सरहद, जिसे हम कहते हैं सियाचिन, जो दुनिया की सबसे ऊंची सरहद मानी जाती है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो हिमालय पर ही है, जहां पर हमेशा -डिग्री में ही तापमान रहता है। तो ऐसे वातावरण में भी हमारे देश के सैनिक हिमालय पर हमारे देश की सुरक्षा करते हुए वहां पर रहते हैं, वो याद रखो। आगे कहते हैं भारतस्य पवित्राः नद्यः हिमालयात् उद्भवन्ति, ये भारत की पवित्र नदियां, नदियां बहुवचन में, नदी का बहुवचन नदियां होता है, ये भारत की पवित्र नदियां हिमालयात् उद्भवन्ति, यानी कि हिमालय से उद्भवित होती है, यानी कि वहां से निकलती है। कि भारत में जो हम पवित्र नदी मानते हैं, जैसे कि सबसे पवित्र मानते हम गंगा को, तो वो भी हिमालय से निकलती है। यमुना और सरस्वती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो भी हिमालय से ही निकलती है। उसके सिवा हम देखें तो सिंधु नदी,
तो वो भी तिब्बत से निकलती है, लेकिन वो भी हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये बहुत सारी पवित्र नदियां इस हिमालय से निकलती है। जैसे कि अस्मिन पर्वते यत हिमम वर्षति तत् जल रूपेण नदीषु आगच्छति, कि अस्मिन पर्वते, इस पर्वत पर, यत हिमम, जो हिम यानी कि जो बर्फ, वर्षति, जो वहां पर बर्फ पड़ती है, गिरती है, तत् जल रूपेण यानी कि वो पूरे साल जिस बारिश होती है हिम की, लेकिन गर्मी के मौसम में वो बर्फ पिघलती है, तो वो पानी के स्वरूप में, पानी के रूप में नदीषु आगच्छति यानी कि नदी में आती है। पूरे साल जो बर्फ गिरती है उससे गर्मी के मौसम में वो बर्फ पिघलती है, तो वो जब पिघलती है तो पानी का स्वरूप धारण कर कर नदी के रूप में वो बहती है, ऐसा कहा गया है। जल बिना जीवनम न संभवती, जल के बिना जीवन नहीं है। अस्मात् खनिजानि औषधय च जलेन सह प्रवहन्ति अतः नदीनां जलम लाभदायकम भवति। क्या बताया गया कि जल के बिना जीवन नहीं है, शक्य ही नहीं है। पानी के बिना हम जीना कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने दिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते। अगर कोई ऐसा बोले कि एक टाइम तुझे खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हम कुछ समय ही रह सकते, 1 घंटा 2 घंटा, फिर हमें प्यास लगेगी, और पानी के बिना हम रह सकते नहीं। इसलिए आगे कहा गया अस्मात् खनिजानि, इसके खनिज, यानी कि बहुत बड़ा पर्वत है तो वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी है, तो उस पेड़ पौधे में कई सारे खनिज तत्व भी है, कई सारी औषधि भी है, और कई वो सारी, जब बारिश के मौसम होता है वो सारी पानी के रूप में, पानी के साथ वो औषधि भी जमीन के साथ बहती है। ये हिमालय पर बहुत सारी औषधियां भी मिल जाती है। जैसे कि हम घर पर दवाई या मेडिकल स्टोर में दवाई रखते हैं, कुछ कुछ दवाई ऐसी होती है जिसे फ्रिज में रखा जाता है, उसे ठंडे वातावरण में रखना पड़ता है। तो हिमालय में तो कुदरत का वातावरण ही ठंडा होता है, तो बहुत सारे खनिज और औषधि वहां पर सुरक्षित रहती है, तो वो पानी के साथ बहकर नदी में बहती है। इसीलिए नदी का जल यानी कि नदी का पानी लाभदायी होता है। रामायण का भी एक किस्सा आपने सुना होगा कि राम और रावण का जब युद्ध होता है तो उसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो उसे एक सुषेण नाम के वैद्य से इलाज करवाया जाता है, और वो कहते हैं कि उसे संजीवनी बूटी चाहिए, तब वो दवाई उसे दी जाई, तब वो सुरक्षित रहेंगे। तो वो बूटी भी कहाँ पर थी, वो भी हिमालय पर्वत का एक हिस्सा था, द्रोण पर्वत, वहां पर हनुमान जी वो संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो उस समय से भी हिमालय पे बहुत सारी औषधि रहा करती थी। आगे कहते हैं हिमालय भारतस्य प्राकृतिक प्रवरी इव अस्माकं रक्षकः, कि हिमालय भारत का प्राकृतिक प्रवरी यानी कि प्राकृतिक कुदरती रूप से वो हमारा रक्षक है, कि उसका वातावरण ही ऐसे है कि ज्यादातर दुश्मनों को, दूसरे देश वालों को इस साइड आने नहीं देता, हमारा एक रक्षक है। जैसे कि आप समझो तो कि रशिया नामक देश है या चाइना है, तो वहां पर कई सारे हिस्सों में बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, तो वहां पर रहना असंभव हो जाता है। लेकिन हिमालय इतना पर्वत ऊंचा है, तो उस बर्फ की हवा बहती है, ठंडी हवा, वो ज्यादातर उस हवा को रोक लेता है, तो भारत में वो हवा ज्यादातर आने देता नहीं। तो इसीलिए हिमालय को भारत का रक्षक माना जाता है, कि उस ठंडे वातावरण से वो भारत की रक्षा करता है। आगे कहते हैं अस्य शिखरेषु ऋषिणाम मुनिनाम च आश्रमम संति, कि इसके शिखरों पर ऋषि और मुनियों के आश्रम है, यानी कि भारत में बहुत सारे ऋषि मुनि जो तपस्या करना चाहते, जो लोगों से दूर रहना चाहते, तो वो वहां पर जाके आश्रम और तपस्या करते, इसलिए वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उसके आश्रम है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से अलग रहना चाहते। तो हिमालय का वातावरण ऐसा है तो वहां पर हर कोई जाना चाहता नहीं है।
हाँ घूमने जाते हैं, लेकिन पर्वत के कुछ कुछ शिखर होते हैं वहां पर वाहन नहीं जा सकता, हम कोई चीज लेकर नहीं जा सकते, तो ऐसी जगह पर वो एकांतवास में रहते हैं, इसलिए वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम भी है और उसे हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र भी माना गया है, तो इसीलिए भी वो लोग वहां पर रहते हैं। अत्र अद्यापि कंदरासु योगिना तपस्याम कुर्वन्ति, यहाँ पर आज भी, अद्यापि, अद्य प्लस अपि, अद्य यानी कि आज और अपि प्लस भी, कि वहां पर आज भी कंदरासु यानी कि कई सारी गुफाओं में, कंदर यानी कि गुफा, गुफाओं में योगी तपस्या करते हैं, कि आज भी कई कई सारी गुफाओं में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। अनेन अनेकानि धार्मिक तीर्थानि अपि अत्र संति, कि इससे ही अनेक तीर्थ, भारत के जो पवित्र तीर्थ माने जाते हैं, हिंदू धर्म के जो पवित्र तीर्थ माने जाते हैं, उनमें कई सारे धार्मिक तीर्थ इस हिमालय पर ही स्थित है। जो भारत के प्रमुख तीर्थों में जैसे कि हम मान लेंगे कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, तो उनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ वो वहां पर है। भारत में अमरनाथ को बहुत मानते, तो वो भी हिमालय में है। भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थान जिसे 4 धाम कहते हैं, जिनमें से एक है द्वारिका जो गुजरात में है, एक है जगन्नाथपुरी जो दक्षिण पूर्व में है असम में, एक है रामेश्वर जो तमिलनाडु में दक्षिण में, और एक है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में, जो हिमालय पे है। उसके साथ वहां पर गंगा जी का उद्गम स्थान है गंगोत्री, और दूसरा यमुना जी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री, तो वो सारे पवित्र स्थल वहां पर है। अस्य पर्वतस्य जलबंदेभ्यः विद्युत उत्पादनम भवति, और यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती है, तो वहां पर बहुत सारे डैम भी बनाए गए, तो उस डैम से क्या होता है कि अस्य पर्वतस्य यानी कि इस पर्वत के जलबंदेभ्यः पानी के ऊपर बांधा हुआ डैम विद्युत उत्पादनम भवति, इससे क्या होता है विद्युत उत्पादन होती है, बिजली का उत्पादन वहां पर किया जाता है। ये न कृषि क्षेत्रे औद्योगिक क्षेत्रे च महान लाभ भवति, जिससे कृषि क्षेत्र में यानी कि खेती के कार्य के लिए, औद्योगिक क्षेत्र किसी भी फैक्ट्री में उद्योग के लिए महान लाभ, बड़ा लाभ होता है, यानी कि इसमें यहाँ पर बहुत सारा पानी मिल जाता है, तो बहुत सारे डैम भी बनाए गए हैं, तो उस डैम से बिजली का उत्पादन होता है, और उस बिजली से कई सारे खेत के लिए यानी कि खेती करने के लिए और कई सारे उद्योग के लिए बिजली भी वहां पर आसानी से मिल जाती है, और इससे बहुत बड़ा फायदा भी होता है। पर्यटन क्षेत्रे भी अयम प्रदेश लाभकारी, ये पर्यटन क्षेत्र में भी यानी कि घूमने के लिए भी ये क्षेत्र यानी कि ये जगह बहुत ही लाभदायी है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पर घूमने जाते हैं। देखो 2 तरह के लोग वहां पर घूमने जाते हैं, एक होते जिसे धर्म पर श्रद्धा है, तो वहां पर बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थल है, जैसे कि हिमालय में एक हमारा माना जाता है जो अभी तिब्बत में मानसरोवर, चाइना के कंट्रोल में, वो हिमालय पे, तो बहुत सारे लोग वहां पर दर्शन करने जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया अमरनाथ जो पूरे साल 1 महीने ही खुलता है, रक्षाबंधन तक आखिरी दर्शन हो जाते, फिर दर्शन नहीं होता। फिर ये मैंने आपको केदारनाथ बताया, बद्रीनाथ बताया, गंगोत्री और यमुनोत्री बताया, और भी कई सारे ऐसे तीर्थ है, तो उन तीर्थों पर जिसकी आस्था है वो लोग वहां जाते हैं। अगर वो लोग वहां जाएंगे तो वहां पर खाना पीना रहना वहीं पर होगा, तो इस क्षेत्र से वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरे लोग होते हैं जिसे घूमने जाना है, जिसे सिर्फ घूमना है, तो वो घूमने के लिए भी जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि पर्वत है, पर्वत की चोटियां बहुत ऊंची ऊंची है, जैसे कि सिर्फ लोग माउंट एवरेस्ट देखना जाते हैं। हिमालय की और भी कई सारी जगह है देखने के लायक, घूमने के लायक, क्योंकि जब यहाँ पर बहुत सारी गर्मी होती है समर के समय में, तो वहां पर गर्मी नहीं होती, तो गर्मी के मौसम में सब लोग वहां पर घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण उनको पसंद आता है, तो इसीलिए वो लोग वहां जाते हैं, तो उससे भी वहां पर लोगों को रोजगार मिलता है।
इसीलिए यहाँ पर बताया गया पर्यटन क्षेत्र भी अयम प्रदेश लाभकारी, यानी कि हिमालय के कारण ये सारे राज्यों में जहां जहां पर हिमालय गुजरता है तो उन सारे राज्यों को हिमालय का फायदा होता है, क्योंकि लोग सारे वहां पर घूमने जाते हैं, वो जगह देखने अच्छी लगती है। जैसे कि हम कहते हैं शिमला, मनाली, मसूरी, तो वो सारी हिमालय पर ही है। जो बड़े बड़े पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन हम कहते हैं, तो वो सारे हिमालय पर ही है। तो इसीलिए वो सब जगह उनको देखने में अच्छा लगता है, घूमने में भी मजा आता है, वातावरण भी अच्छा होता है। तो इसीलिए इन सब लोगों को, वहां के लोगों को फायदा मिलता है। इसीलिए यहाँ पर बताया कि हिमालय पर्यटन क्षेत्र में भी बहुत लाभदायी है। महाकवि कालिदास हिमालयस्य प्रदेशस्य कथयति, यानी कि प्रशंसनाय कथयति, कि महाकवि कालिदास हिमालय की प्रशंसा में कहते हैं कि महाकवि कालिदास जो संस्कृत भाषा के उच्चतम कवियों में से एक, यानी कि उससे आगे कोई माना जाता नहीं, बहुत सम्मान है। भारत में संस्कृत भाषा में 4 महाकाव्य माने जाते, 5 महाकाव्य। कुछ 5 महाकाव्यों में से 2 सिर्फ तो कालिदास ने ही लिखे। 5 महाकाव्य कौन कौन से? तो रघुवंश, फिर नैषधीय चरितम, फिर माघवध, शिशुपाल वधम, फिर एक है किरातार्जुनियम और एक है उत्तर रामचरित्रम। तो ये सारे कवियों ने, उनमें से 2 कालिदास ने लिखे हैं। तो इसी एक कवि की, इसी एक कविता की ये पंक्ति, यानी कि इसी एक महाकाव्य की ये पंक्ति है कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, यानी कि अस्ति उत्तर दिशा में, दिशि देवतात्मा के उत्तर दिशाओं में देवतात्मा के, देवतात्मा देवताओं की आत्मा के समान हिमालय नाम का एक नगाधिराज, नग यानी कि पर्वत, और उसका अधिराज यानी कि उसका राजा हिमालय नाम का एक पर्वत रहता है। ये संस्कृत भाषा की एक कविता है, महाकाव्य है। उसका पहले श्लोक की पहली पंक्ति है ये कि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राज। तो ये हो गया यहाँ पर चैप्टर। अब इसकी एक्सरसाइज समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इसका अन्वय भी वहां पर लिखा है, वो भारतस्य उत्तर दिशायाम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज अस्ति, यानी कि अस्ति उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में देवताओं के आत्मा के समान हिमालय नाम का पर्वत है, ऐसा बताया गया। आगे कहते हैं, इसके शब्दार्थ है वहां पर पढ़ लेना। अब क्या कहा गया कि सही उत्तर चुनिए कि हिमालय कस्याम दिशि स्थित अस्ति, तो वहां पर लिखा है उत्तरस्याम, उत्तर दिशा में। हिमालय का उद्भवंती, हिमालय से क्या उत्पन्न होता है? तो नदी, तो वहां पर लिखा है नद्यः। अस्मिन् पर्वते किम वर्षति, इस पर्वत पर क्या बरसता है? तो वहां पर आएगा हिमम। नदी नाम जलम कीदृशम भवति, नदी का जल क्या है? तो वहां पर आएगा लाभदायकम। ऋषिणाम आश्रमाः कुत्र सन्ति, ऋषियों के आश्रम कहाँ है? तो वहां पर आएगा शिखरेषु, शिखरों पर। आगे फिर कहते हैं अयम पर्वत हिमालय केन कारणेन कथ्यते, तो उसका आंसर उसमें दिया गया कि इस पर्वत को हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि यतो ही अत्र संपूर्ण वर्षम हिमम भवति, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पूरे साल हिम बरसती है, यानी कि पूरे साल यहाँ पर बर्फ गिरती है। हिमालय से क्रोड़े के प्रदेशाः सन्ति, यानी कि हिमालय के पास में कौन कौन से राज्य है, तो वो इसमें बताया था कि कौन कौन। हम इसमें आंसर लिख सकते कि हिमालय से क्रोड़े काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तराखंड इति प्रदेशाः सन्ति, ऐसा लिख देना। आंसर की मैं भेज दूंगा, उसमें से देखकर लिखना, तो भी लिख सकते हो। कम बिना जीवनम असंभवम अस्ति, कि किसके बिना
जीवन असंभव है। तो किसके बिना? तो इसका आंसर देखो कि जलम बिना, कम की जगह पर लिखा दो जल, जलम, जलम बिना जीवनम असंभवम अस्ति। के हिमालय से कंदराशु तपस्याम कुर्वन्ति। कौन हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं? तो वहां पर के की जगह लिखना है योगी नह, योगी न लिखो और उसके बाद विसर्ग लगा दो, योगी नह हिमालय से कंदराशु तपस्याम कुर्वन्ति। आगे कहते हैं हिमालय कथम विद्युत उत्पादनम भवति। हिमालय से कैसे विद्युत उत्पादन होता है? तो यहां पर इसका आंसर है, देखो यहां पर ये लाइन देखो, यहां पर अस्य पर्वतस्य जलबंधेभ्य विद्युत उत्पादनम भवति। लास्ट टू सेकंड लाइन, अस्य पर्वतस्य जलबंधेभ्य विद्युत उत्पादनम भवति। तो ये उसका अस्य के जगह पर लिख दो हिमालय। आगे स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, यानी कि स्थूल पद को ध्यान में रखकर प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाने हैं। कि हिमालय भारत से प्राकृतिक प्रहरी अस्ति। हिमालय भारत का प्राकृतिक प्रहरी है, रखवाला है। तो हिमालय की जगह पर शब्द आएगा कह। फिर है भारत से नद्य हिमालयात उद्भवन्ति। तो हिमालय की जगह आएगा कस्मात, सेकंड वाला ऑप्शन कस्मात। शिखरेषु मुनिनाम आश्रमाः सन्ति। तो उसमें आएगा केशाम, लास्ट वाला ऑप्शन केशाम। योगिना अत्र तपस्याम कुर्वन्ति। तो वहां पर आएगा के, सेकंड वाला ऑप्शन के। महाकवि कालिदास हिमालयस्य प्रशंसाम करोति। तो कस्य, ये याद रखना। आगे कहते हैं हिमालय भारत मातु मस्तकम इव शोभते। रिक्त स्थान भरने हैं। तो मस्तकम आ गए। नेपाल भूटान च प्रतिवेशिनो, पहला वाला प्रतिवेशिनो देशस्तः हिमम एव जल रूपेण। हिम ही यहाँ पर जल के रूप में, नदियों में, नदीषु, नदीषु आगच्छति। लास्ट वाला ऑप्शन नदीषु। फिर अपि अयम प्रदेश लाभकारी। तो वहां पर आएगा पर्यटन क्षेत्रे, सेकंड वाला ऑप्शन पर्यटन क्षेत्रे। उत्तरस्याम दिशि हिमालय नाम नगाधिराज, सेकंड लास्ट ऑप्शन नगाधिराज है, वहां पर लिखो। आगे फिर से ऐसा ही रिक्त स्थान भरने हैं। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षमस्ति। हिमालय पर्वतः अस्मिन् देशस्य अस्माकं देशस्य, वहां पर आएगा अस्मिन् देशस्य, पहला वाला अस्मिन् देशस्य। उसके बाद अस्मात् पर्वते, इस पर्वत पर। अस्य पर्वते, वहां पर आएगा अस्य। उसके बाद अस्मात्, थर्ड में आएगा अस्मात् पर्वतात् खनिजानि। और लास्ट में आएगा अनेन। फिर से एक बार सुन लो। पहले ब्लैंक्स में आएगा अस्मिन, फिर आएगा अस्य, उसके बाद अस्मात् और उसके बाद अनेन। उसके बाद इदम शब्द के रूप पहचानने हैं। इदम शब्द के रूप लिखने हैं। स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति में क्या होगा, तो वो वहां पर लिखने हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में लास्ट में शब्द रूप होंगे, तो उसमें से देखकर भी आप लिख सकते हैं, वरना मैं आपको यहाँ से आंसर की भेजूंगा, उसमें से देखकर लिख लेना, उसमें से मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 फिर है मंजूषा। उसके वाक्य बनाने, उन शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। वो वाक्य अगर मैं ऐसे ही कहूँगा तो आपको याद नहीं रहेगा, वो भी आंसर की में देखकर लिख लेना।
उन शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाने। जैसे कि यहाँ पर देखो हरिद्वार तीर्थ बताया है कि अत्र हरिद्वारम अस्ति, यहाँ पर हरिद्वार, यह हरिद्वार है। कि अत्र देवालयाः सन्ति, हरिद्वार तीर्थस्थलम अस्ति, ऐसा कर सकते हैं कि जनाः हरिद्वारम नदीषु स्नानम कुर्वन्ति, कि लोग हरिद्वार में नदी में स्नान करते हैं। जनाः तीर्थस्थले देवाः अर्चनम करोति। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं, वो आप बुक में देखकर लिख लेना। और फिर है यहाँ पर शब्द रूप, शब्द है जो पढ़ने हैं और सिर्फ लिखने हैं। किस तरह से ये शब्द पढ़ने चाहिए वो भी सुनो। तो पहला शब्द है प्रतिवेशिनो, फिर है उद्भवंती, प्रतिवेशिनो और उद्भवंती। जलबंदेभ्यः, जलबंधभ्यः, पर्यटन क्षेत्रे, लाभकारी, हिमालयात, हिमालयात ऋषिणाम, विद्युत उत्पादनम, औद्योगिक क्षेत्रे, और नगाधिराज। इस तरह से यहाँ पर है। अब किसी का कोई